नमस्कार। आज हम वेव मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। वेव मोशन, जिसे हिंदी में तरंग गति कहते हैं, उसे अगर हम सामान्य भाषा में डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो हम दे सकते हैं। अ डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम इज नोन एज वेव। वेव क्या है? ये एक डिस्टरबेंस है जो कि माध्यम में अग्रसित हो रहा है। माध्यम में अग्रसित होने वाली एक विक्षोभ श्रृंखला तरंग कहलाती है। लेकिन हर तरह का डिस्टरबेंस जो माध्यम में प्रोपेगेट होता है वो वेव नहीं होता है। केवल ऐसा ही डिस्टरबेंस वेव जो प्रोपेगेट हो रहा है मीडियम में वेव कहलाता है यदि उसको क्रिएट करने वाला सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करता है। मतलब यदि स्रोत सरल आवर्त गति कर रहा है तभी वो डिस्टरबेंस जो उस गति के कारण जो डिस्टरबेंस है वो माध्यम में अग्रसित हो रहा है, तभी वो वेव कहलाता है। अब सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि कोई पार्टिकल या बॉडी यदि मोशन कर रही है तो एक उसका जो मोशन होता है, जो उसकी गति होती है, वो उसके मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मीन पोजीशन के अलोंग ही वो गति करता है। उसके मीन पोजीशन के मतलब साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है और उस बॉडी पे या पार्टिकल पे जो कि गति कर रहा है एक ऐसा फोर्स लगता है जो कि हमेशा उसके मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड रहता है। मतलब हमेशा उसे मीन पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है। इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यदि माध्यम में कोई स्रोत सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उससे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो जब मीडियम में प्रोपेगेट होता है तो उसे हम तरंग कहते हैं, उसे हम वेव कहते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मीडियम का पार्टिकल है, ये वाला, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब अपने मीन पोजीशन के अलोंग ये वाइब्रेट कर रहा है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो मीडियम के पार्टिकल्स इसके चारों ओर स्थित है, तो जो इसको टच कर रहे होंगे उनको ये अपना डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस प्रदान करेगा। डिस्टरबेंस उस पर भी ट्रांसफर होगा। जैसे ये जो मान लीजिए ये मीडियम का पार्टिकल है, तो ये जो डिस्टरबेंस है मतलब ये इस पार्टिकल में भी ट्रांसफर होगा और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। अब ये जो पार्टिकल है मीडियम का, इसके साथ का जो पार्टिकल होगा, नेक्स्ट पार्टिकल जो उसको घेरे हुए होंगे, जो टच कर रहे होंगे, उन पर ये ट्रांसफर होगा डिस्टरबेंस और वो भी फिर ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो क्या हुआ? ये जो डिस्टरबेंस है जो सोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये नेक्स्ट पार्टिकल को, अपने मीडियम के पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ, मीडियम का पार्टिकल से नेक्स्ट मीडियम के पार्टिकल में, और ऐसे ही जो इसको टच कर रहा है उस पे भी ये डिस्टरबेंस प्रोपेगेट होगा और ये भी इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। वैसे ही नेक्स्ट पार्टिकल पे भी ऐसे ही ट्रांसफर होगा और ये भी ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन इस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, तीसरे से चौथे पार्टिकल से होता हुआ इस डायरेक्शन में
आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जो वेव का डायरेक्शन है, उस जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, मतलब वही, मतलब कि इसको एनर्जी का वही डायरेक्शन एनर्जी की ट्रांसफर की है। तो ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो जो एनर्जी फ्लो है, वेव की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, वो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन बताती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, दूसरे पार्टिकल तीसरे को, और इस तरह से मीडियम में एनर्जी आगे की ओर प्रोपेगेट हो रही है। लेकिन आप इस बात को यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल खुद एनर्जी लेके आगे नहीं जा रहा है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, और एनर्जी का फ्लो आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो पार्टिकल है वो अपने ही स्थान पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, कि इसमें एनर्जी का फ्लो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल की और से होता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर आगे नहीं जाता है। दूसरी तरह से भी एनर्जी का फ्लो हो सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी पत्थर को फेंकें, तो किसी कांच की खिड़की पर, तो उसका जब पत्थर उस पर लगेगा तो वो कांच टूट जाएगा। मतलब आपने जो एनर्जी है वो पत्थर, आप जो आपने एनर्जी दी है पत्थर को, वो पत्थर, वो पार्टिकल वो खुद उस एनर्जी को लेकर जाता है और विंडो पेन में ट्रांसफर करता है। बल्कि जबकि यहाँ पर वेव मोशन में जो पार्टिकल है वो खुद एनर्जी को लेकर आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, और एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल की तरह ट्रांसफर होते हुए आगे की ओर प्रोपेगेट होती है। इस बात को हम और ध्यान दें कि जैसे ये जो मीडियम का पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, तो हमने उसके नेक्स्ट पार्टिकल के बारे में बात की कि वो अपना जो उसको टच कर रहा होगा पार्टिकल, उसको वो अपनी एनर्जी या अपना डिस्टरबेंस ट्रांसफर करेगा। लेकिन चूंकि केवल आगे यही वाला पार्टिकल उसको टच नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसको उसके चारों ओर के सारे पार्टिकल उसे टच कर रहे होंगे, तो ये डिस्टरबेंस केवल इसी को नहीं ट्रांसफर होगा, बल्कि उसके आसपास के सारे पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगा। तो केवल वेव इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं होगी, बल्कि ये चारों ओर, मीडियम में चारों ओर फैलेगी। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल एक ही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन को लेते हुए स्टडी करेंगे, जिसे हम एक्स डायरेक्शन से डिनोट कर रहे हैं, और जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के जो डायरेक्शन है उसे हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हमने तो हमने देखा कि जब कोई डिस्टरबेंस मीडियम में प्रोपेगेट होता है, तो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट होते हैं, और जो डिस्टरबेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल होता हुआ आगे की ओर प्रोपेगेट होता है। अब हम मान लीजिए कि कोई वेव मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है, और आप में इतनी पावर हो कि आप किसी गिवन टाइम टी पर उस पूरे मीडियम को रोक पाए, जो भी पार्टिकल जहां भी है उसे वहीं पर रोक पाए, तो आपको वो अगर वेव प्रोपेगेट नहीं हो रही होती तो सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर होते। लेकिन चूंकि वेव प्रोपेगेट हो रही है और आपने किसी पावर से किसी गिवन टाइम टी पर पूरे मीडियम को रोक दिया है, जो पार्टिकल जहां पर है वो वहीं पर अब
रुका रहेगा, मतलब आपने समय को रोक दिया है। तो फिर आपको पार्टिकल कैसा, कौन सा पार्टिकल कहाँ पर मिलेगा, इसे हम देखेंगे। हमने जो मीडियम है उसको हमने जो हमने अपनी स्टडी है वो हमने वहां से शुरू की है, जो हमने अपना ओरिजिन लिया है, जहां पर जो पार्टिकल है वो कोई पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन है पर है, वहां से हमने अपनी ओरिजिन को ले लिया है। आप आराम से उसे ओरिजिन ले सकते हैं। और ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, जो कि वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, जो हमने ऊपर दिखा रखी है। और वाई डायरेक्शन जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के अलोंग जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन से दिखाई हुई है। तो ये जो पार्टिकल है जिसे हमने ओरिजिन पे लिया है, ये पार्टिकल जस्ट मीन पोजीशन पर है, मतलब साम्य अवस्था में है। तो ये जो नेक्स्ट पार्टिकल है, उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो पार्टिकल जो इस पार्टिकल के जस्ट बाद वाला जो पार्टिकल है, वो उसने अपना ऑसिलेशन शुरू किया है। जैसे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, मेन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं, फिर लौट के फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है और आपको यहाँ पर मिलेगा जब आपने उस टाइम पर उस मीडियम के पार्टिकल्स को रोक दिया है। नेक्स्ट पार्टिकल आपको वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पर मिलेगा। उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये जो उसके बाद वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ यहाँ से अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया है। ये आपको ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ तो डिस्टेंस कम हो गई है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन, अपनी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन कण का आयाम कहलाता है। तो ये जो कण ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ तक जो इसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाती है। तो जो यहाँ ये आपका तरंग का आयाम, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये तरंग का आयाम कहलाता है। उसके बाद वाला उसके बाद वाला पार्टिकल आपको यहाँ मिलेगा। ये पार्टिकल एक्चुअली किस तरह से, ये पार्टिकल पूरा ऑसिलेट कर, पूरा आयाम यहाँ तक वाइब्रेट कर चुका है और वापस लौट के आया है इस पोजीशन पे। मतलब ये एरो से हम दिखा रहे हैं, ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर जा चुका था और ये आपको लौटता हुआ यहाँ पर मिलेगा। उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल, ये भी अपनी मेन पोजीशन, ये अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच के ये आपको लौटता हुआ यहाँ पर मिलेगा। वैसे ये वाला पार्टिकल भी ये यहाँ से जाके वापस लौटता हुआ आपको यहाँ मिलेगा। ये वाला पार्टिकल ये यहाँ गया और फिर आपको लौटता हुआ यहाँ पर मिला। मतलब ये पार्टिकल तो ऊपर की ओर जा रहे होंगे और ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हुए वापस लौट रहे होंगे, आपको यहाँ मिलेंगे। उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ मेन पोजीशन से पूरा यहाँ से ऑसिलेट होके आधा अपना ऑसिलेशन पूरा कर चुका है और फिर नीचे की ओर जाना शुरू किया है इसने और यहाँ आपको मिलेगा। ये वाला पार्टिकल वही, ये जब मेन पोजीशन से ये साम्यावस्था से पूरा ऑसिलेशन, आधा ऑसिलेशन कर चुका है और नीचे की ओर पहुंचा है यहाँ तक। वैसे ये वाला पार्टिकल ये पूरा ऑसिलेशन करके फिर नीचे की ओर जा रहा है। वैसे ही नेक्स्ट पार्टिकल ये पूरा
एक ऑसिलेशन, आधा ऑसिलेशन करके फिर नीचे की ओर गया है। अब इसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल, ये पूरा एक ऑसिलेशन, सॉरी, ये आधा ऑसिलेशन पूरा कर चुका है और फिर नीचे की ओर जाके फिर लौट रहा है, फिर आपको यहाँ मिलेगा। वैसे ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से आधा ऑसिलेशन करके यहाँ तक ऑसिलेशन नीचे का भी मैक्सिमम पहुंच के और आपको यहाँ पर लौटता हुआ मिलेगा। ऐसे ही ये वाला भी पार्टिकल अपना मीन, यहाँ पर वो मीन पोजीशन पे यहाँ पर था तो आधा ऑसिलेशन पूरा किया, फिर नीचे गया और पूरा ये मैक्सिमम तक पहुंच के यहाँ लौट रहा है। ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ पहुंच के फिर लौटा है और यहाँ अपना पूरा ये मैक्सिमम करके फिर लौट के आपको यहाँ मिला। दैट मीन्स कि इसने पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। ये वाला जो पार्टिकल है, ये अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके और वापस से अब दूसरा ऑसिलेशन के लिए ऊपर जा चुका है। ये वाला पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर चुका है और आप और फिर आप ये ऊपर जा रहा है। तो जब आप इन सब को पार्टिकल्स की पोजीशन को मिला देंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का प्लॉट मिलेगा जो कि आपको बुक्स में देखने को मिलता है। मतलब ये सारे पार्टिकल की पोजीशंस दिखा रहे हैं, कौन सा पार्टिकल कहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक साइनसोइडल कर्व है, साइनसोइडल ज्यावक्रीय, मतलब y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t से यदि आप इसे प्लॉट करें, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये साइन कर्व है, इसे साइनोसोडल कर्व या ज्यावक्रीय कर्व कहते हैं। तो इस कारण से हम वेव को इससे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से देते हैं, जहां a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, अधिकतम विस्थापन है, जो फ्रीक्वेंसी है, या फ्रीक्वेंसी से पहले टाइम पीरियड या आवर्तकाल की बात करें। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है? जो पार्टिकल को एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय, वो टाइम पीरियड कहलाता है कि पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगाता है। यदि आप मीन पोजीशन से देखें तो जो जो एक ऑसिलेशन कब होगा? जब वो मीन पोजीशन से यहाँ जाएगा मैक्सिमम, फिर नीचे की ओर मैक्सिमम जाएगा और फिर वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा तब ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। तो एक ऑसिलेशन में लगा समय टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की एक सेकंड में ये जो पार्टिकल है वो कितने ऑसिलेशन करता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये वो ही वेव की फ्रीक्वेंसी होगी कि जो पार्टिकल है वो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक चीज और है, वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ जिसे हिंदी में तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं, वो एक टाइम पीरियड में, मतलब एक ये जो पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है, उसको एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उतनी टाइम में वेव जितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है वो उसका वेवलेंथ कहलाता है। मतलब एक ऑसिलेशन में वेव द्वारा तय की गई दूरी
वेवलेंथ या हिंदी में तरंगदैर्ध्य कहलाती है। यहाँ आप एक बात और देखिए, हमने बात की कि ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ वाले, वो अपने मीन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस हुए हैं, जबकि इधर वाले पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच के वापस लौट रहे हैं। ये वाले पार्टिकल आधा ऑसिलेशन पूरा करके नीचे की ओर जा रहे हैं, जबकि ये इधर वाले पार्टिकल आधा ऑसिलेशन पूरा कर चुके हैं और नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होके वापस लौट रहे हैं। और इधर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके सेकंड ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो सेकंड ऑसिलेशन के लिए ऊपर की ओर बढ़ चुके हैं। अब आप देखिए कि यहाँ ये जो पार्टिकल है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है अपनी मीन पोजीशन से, और ये वाला जो पार्टिकल है ये भी अपनी मीन पोजीशन से इतनी दूरी पर है, लेकिन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से सेम है, लेकिन उसमें इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है जबकि ये नीचे की ओर लौट रहा है। अब आप इस पार्टिकल को देखिए, ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके दूसरे ऑसिलेशन के लिए ऊपर की ओर जा रहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से वही है जो कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, साथ ही इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर है, इसके भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर है। मतलब इनका ये दोनों सेम फेस में है, ऐसे पार्टिकल सेम फेस में कहलाते हैं। वैसे ही आप ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है इनके साथ भी वही स्थिति है। अब आप इस पार्टिकल के और इस वाले पार्टिकल को देखिए, ये जो पार्टिकल है इसका जो दूरी है मीन पोजीशन से और इस पार्टिकल की जो दूरी है मीन पोजीशन से वो सेम है, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो आउट ऑफ फेज कहलाते हैं, इनका विपरीत कला में है ये, तो ऐसे पार्टिकल आउट ऑफ फेज कहलाते हैं। अब हमने बात की थी कि आप किसी तरह से यदि आप में पावर है तो जो आप मीडियम को रोक सकते हैं, तो जो वेव प्रोपेगेट हो रही है उसमें जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो आप दूरी के साथ में इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। इसमें ये जो कर्व है ये कर्व साइनोसोडल कर्व कहलाता है, या हिंदी में कहें ज्यावक्रीय कर्व कहलाता है। इसको मतलब ये साइन ओमेगा टी साइन थीटा का कर्व है ये, तो हमने देखा है कि जो इसी कारण से जो वेव की जो इक्वेशन है y इज टू a साइन ओमेगा टी के फॉर्म में दी जाती है। ये कॉस के रूप में भी दी जा सकती है, तो y इज टू a कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में भी दी जा सकती है, क्योंकि ये जो कर्व है वो साइनोसोडल कर्व्स होते हैं। आपने ये डिस्प्ले जैसे हमने बात की थी, आपने ये जो पार्टिकल का जो अपने मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूरी x के साथ यहाँ प्लॉट किया है। हम इसे टाइम पीरियड के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ तो हमने ये दूरी के साथ किया है, मतलब डिस्टेंस चेंज किया है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दें और किसी डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, दैट मीन्स कि हम किसी एक पार्टिकल पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल टाइम के साथ किस तरह इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y वो कैसे वेरी कर रहा है इसे हम प्लॉट करते हैं। तो वो आपको प्लॉट इस तरह से मिलता है। जो टाइम है वो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मतलब क्षैतिज अक्ष पे, और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस पे यानी
वर्टिकल एक्सिस पे, वो वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। तो जो पूरा टाइम पीरियड है, जो पूरा एक ऑसिलेशन में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो पूरा जो टाइम पीरियड टी लिया हुआ है उसे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। T/8, 2T/8, 3T/8, ये 4T/8, 5T/8, 6T/8, 7T/8 और 8T/8 यानी T। तो सबसे पहले हमने अपनी घड़ी तब स्टार्ट की है T=0, जब हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे है, इसलिए ओरिजिन T=0 पर हमने ये मीन पोजीशन पर दिखा रखा है पार्टिकल। T/8 टाइम बाद आपको ये पार्टिकल इतनी दूरी ट्रेवल कर चुका होगा। तो ये T/8 पे ये प्लॉट किया है। 2T/8 समय बाद आपका जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, इस कारण से ये यहाँ पर है। ये 3T/8 समय बाद जो पार्टिकल है वो लौट मैक्सिमम पोजीशन को अटेन कर वापस लौट रहा है, तो उसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस इतना है, वो यहाँ पर प्लॉट किया है। और T मतलब T/2 पर, मतलब पूरा जो टाइम पीरियड है यानी आवर्त काल है उसका आधे समय में वो अब मीन पोजीशन पे आ गया है। 5T/8 पर वो नीचे की ओर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और 6T/8 पर वो नीचे की ओर अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, मैक्सिमम दूरी पर है, ये आयाम हो गया उसका। और 7T/8 पे वो वापस लौटा है तो अपनी मीन पोजीशन से इतनी दूरी पर है। और T समय बाद मतलब एक आवर्त काल, मतलब एक टाइम पीरियड पूरा कर चुका है, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया है, तब यहाँ पर आपको फिर वो मीन पोजीशन पे मिलेगा। और फिर सेकेंड ऑसिलेशन फिर शुरू करेगा, तो यहाँ पर आ जाए, ये आपको कर्व आगे की ओर बढ़ेगा। तो आप वेव मोशन को दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, या तो y और x के बीच में, ये जो हमने दिखा रखा है y और x के बीच में, या y ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, y और t के बीच में स्टडी करें। अब जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है उसमें पार्टिकल किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं, उस बेस पर हम जो वेव है उसे दो तरीके की वेव्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव, जो कि अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगों में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, यदि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लंबवत परपेंडिकुलर रहकर वाइब्रेट करते हैं, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर लंबवत ऑसिलेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। दूसरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो जिसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये वेव की डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, ये आपके रेड से जो दिखाए गए हैं वो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में जो वेव प्रोपेगेट हो रही है, वेव चल रही है, उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसे कौन से मीडियम है जिसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट होंगी, और वो कौन से मीडियम है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट होंगी। तो आप इधर देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट होने के लिए जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो नजदीक होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तभी जो डिस्टरबेंस है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर कर पाएगा और दूसरा तीसरे पर पार्टिकल पर कर पाएगा। क्योंकि यदि ये दूर दूर होंगे पार्टिकल तो ये डिस्टरबेंस और ये वाइब्रेट इस तरह से कर रहे हैं तो ये डिस्टरबेंस एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम में, मतलब सघन माध्यम में, जिनमें पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हैं, उन्हीं में ट्रांसवर्स वेव
प्रोपेगेट होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे उन मीडियम में प्रोपेगेट हो सकती हैं जिनमें कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अब ये दूर दूर होने के बावजूद ये इस तरह से आपस में ये इस तरह का वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल अपना आसानी से जो डिस्टरबेंस है वो दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसी जो वेव्स हैं वो जो रेयरर मीडियम है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं, उनमें ट्रैवल कर सकती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रेयर मीडियम में मतलब विरल माध्यम में ट्रैवल करती हैं, और ट्रांसवर्स वेव सघन माध्यम में ट्रैवल करती हैं। हम जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हिंदी में यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ऐसी तरह वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता है, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। हम जानते हैं कि यदि हम बोलते हैं तो दूसरा हमें तभी तक सुन पाता है यदि हमारे और दूसरे व्यक्ति के बीच में हवा प्रेजेंट है, मतलब माध्यम उपस्थित है। यदि आप हवा हटा दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, निर्वात कर दें, तो आप एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। मतलब ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरह की जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से आगे बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रह के ऑसिलेट करते हैं, और जहां डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव का इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैकेनिकल वेव दो तरह की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो यांत्रिक तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे भी हो सकती हैं। लेकिन जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ ही हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल ट्रांसवर्स इन नेचर ही होती हैं। धन्यवाद।